आ चुके हैं और करने हैं, जब तक मैं इनको करूं तब तक आपके भी ये सेट खत्म हो जाए। तो इस बात के लिए एक बार थम्स अप करेंगे और एक बार एक जबरदस्त सा नारा हो जाए भगवान श्री राम जी के लिए, जय जय श्री राम। जबरदस्त सा जो दर्शाएगा साथी हम लोगों की प्रतिष्ठा को भी, कि हम लोगों की जो धार्मिक प्रतिष्ठा है, हमारी जो धार्मिक भावना है और उस धार्मिक समन्वय में हम कितना विश्वास रखते हैं, ये दर्शाएगा। तो मैं एक बार सुनना चाहूँगा सारे साथियों से, क्योंकि दोस्त मैंने आपको हमेशा बताया कि एक मार्ग जो किसी के द्वारा प्रशस्त किया गया, किसी एक व्यक्ति या फिर मैं बात करूं किसी के भी द्वारा, किसी भी ईश्वर के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा एक मार्ग आपको ऐसा बताया गया कि जीवन भर आपको इन मर्यादाओं के साथ इस मार्ग पर चलते रहना है। उसी एक मार्ग को हमारे यहाँ पर दिखाया गया भगवान श्री राम जी के द्वारा। जो जर्नी उनको एक साधारण कहते हैं ना कि भाई एक राजकुमार थे वो, और उनको एक उत्तम पुरुष की तरफ लेके जाती है और सभी पुरुषों में उत्तम बनाती है। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम या अन्य और भी साथी उनके उसी मार्ग पर हमेशा चलते रहें और अपने जीवन को आप लोग भी उन्हीं मर्यादाओं में बांध करके रखें। तो क्या बोलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 24 से पहले दोस्त मैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के 5 प्रश्नों के जवाब चाहूंगा कि गरुड़ पुराण 2023 पुस्तक को किसने लिखा है। पहला प्रश्न है कुमुदनी लखिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है साथी। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो क्या बोलेंगे जी, आप कहेंगे गरुड़ पुराण को लिखा जी आपका देवदत्त पट्टानाइक ने। मैंने बताया इस बार बहुत चर्चित रही साथी, देवदत्त देवदत्त पट्टानाइक ने लिखा है आपका, या पट्टानायक नाम भी है इनका। कुमुदनी लखिया का संबंध किससे है, कथक से है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1913 में। पहले एशियाई व्यक्ति हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं इनकी कौन सी पुस्तक थी। आप कहेंगे गीतांजलि के लिए मिला भैया। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। मैं आपसे यमुना की दोस्त लंबाई जानना चाहूंगा, तो क्या बोलेंगे 1376 किलोमीटर भैया इसकी लंबाई है। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो री जस्टिस की बात है आपका आर्टिकल 137 में री जस्टिस को बताया गया है। आगे शुरू करते हैं साथी, ये पहली क्लास है आपका, क्या बोलेंगे तो आज पहली क्लास नहीं, पहला प्रश्न है आपका कि माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। दरअसल में ये पिक्चर भी लगा हुआ है आपका, ये एक दरअसल में डांस स्टेप है। और ये कौन से डांस का स्टेप है, माटी अखोरा। सत्रिया, कथकली, कथक या फिर ओडिसी। आप कहेंगे जी सत्रिया का है, क्या बोलेंगे ये सत्रिया क्या है। सत्रिया का मैंने आपको दोस्त एक और बताया था आपका, क्या बोलोगे भोकोट नृत्य बोलते हैं। क्या भोकोट नृत्य बोले आपसे, या बोले अंकिया नाट, क्या बोलोगे अंकिया नाट, या आपसे बोले भाओना, क्या बोलोगे, या आपसे बोले साथी भाओना, क्या बोलोगे भाओना, जो किसको समर्पित है, कृष्ण जी की कहानी है। कौन सा नृत्य है, या बोले कौन सा नृत्य रूप है जो कृष्ण जी की कहानियों पर है आपका, इसको बोलते बाहोना, जो सत्रिया से। अंकिया नाट जो होता है इसी को हम ब्रजबुली के नाम से जानते हैं, सॉरी ब्रजबुली, क्या बोलोगे अंकिया नाट, इसी को हम ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ब्रजबुली के नाम से जानते हैं, ठीक है ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। और भोकोट जो होता है हमारा, ये पुरुष भिक्षु द्वारा किया जाता है। तो आपसे कभी भी पूछे कि भिक्षु का रूप धारण करके सत्रिया का कौन सा अंग किया जाता है, तो आप सबका उत्तर आना चाहिए भोकोट। मुझे बताइए सत्रिया का संबंध किस स्टेट से है, सारे साथी बताएंगे सत्रिया का संबंध किस स्टेट से है। तो आप कहेंगे सत्रिया का संबंध है साथी आपका किससे, बोले भी फटाफट से, असम से भैया इसका संबंध है, असम से। कथकली से अगर मैं कुछ पूछना चाहूं आपसे, कथकली से कौन सा होता है, एक तो कौन सा नृत्य है जिसमें आपका जो नर्तक है वो सफेद दाढ़ी रखता है, सफेद दाढ़ी। और नवरस कला का संबंध किससे है, तो सफेद दाढ़ी और नवरस कथकली से। कथक की अगर हम बात करें मंगलाचरण, क्या बोलोगे मंगलाचरण नहीं सॉरी, इसके लिए मंगलाचरण तो ओडिसी में हो जाएगा, जुगलबंदी लिखें तो ज्यादा ठीक। कथक के लिए कौन सा होगा, जुगलबंदी। जुगलबंदी का संबंध किससे है, वो आपका जुगलबंदी का संबंध है साथी कथक से। और ओडिसी से संबंध है किसका, मंगलाचरण का, क्या बोलोगे मंगलाचरण का संबंध किससे है, वो ओडिसी से है। कभी भी गलती मित्र नहीं करनी है, ठीक है। आगे आएंगे कक्षा
बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या कह रहे हैं, कक्षा कब से होगी? यूपी पुलिस, भाई साहब यूपी पुलिस के लिए स्टैटिक जीके नहीं आती, वर्दी लवर कोई साथी तैयार भी मत करना। मैंने आपको बताया जिन लोगों का यूपी पुलिस का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, वो यूपी की स्टैटिक जीके पढ़ना, सिर्फ यूपी का आर्ट एंड कल्चर पढ़ना, ठीक है, और वो यूपी स्पेशल में आपको कराया जाएगा। ये जो स्टैटिक जीके होती है ना एसएससी वाली, ये प्लीज मत पढ़ने लगना, इसका आपका यूपी के एग्जाम में कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, नहीं तो मारे जाओगे। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? धालो बताएंगे जी। धालो किस स्टेट में किया जाता है? तो क्या बोलेंगे, धालो नृत्य जो है भैया वो गोवा का सबसे पुराना नृत्य है। क्या बोलोगे? गोवा का भैया जी सबसे पुराना नृत्य है। और मैं आप सारे लोगों से चाहूंगा कि एक एक डांस आप भी बताएं मुझे गोवा का। तो क्या बोलोगे? गोवा का एक एक डांस आप भी बताएंगे। जो धालो होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यतः महिलाओं द्वारा। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा साथी कि गोवा का महिलाओं का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो हम कहेंगे धालो। बहुत सारे साथियों ने लिखा फुगड़ी, नाम दिखाया करो बच्चों के, सोया मत करो क्लास में, दिखाओ क्या बोलेंगे, बताएंगे जी एक एक। क्या बोलोगे? फुगड़ी। क्या बोलोगे जी? फुगड़ी हो गया आपका, फुगड़ी हो गया। टोनी मेल या टोनिया मेल हम कहते हैं, टोनी मेल बोलो या टोनिया मेल बोलेंगे। तरंग मेल होता है, क्या होता है? तरंग मेल होता है आपका। दशावतार होता है, क्या बोलोगे? दशावतार होता है आपका। देखनी होता है, देखनी। क्या देखने जाते हैं गोवा, सब बताओ। मंडे को जाता है कोई? नहीं जी, मंडे को कोई नहीं जाता, जिनके पास धन है वही जाते हैं गोवा घूमने, ठीक है। फुगड़ी आपका फू से जाते हैं गाड़ी में, फुगड़ी और धनगर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे जी। हाँ, रेलवे के किसी भी सेगमेंट के लिए साथी आप ये क्लास देख सकते हैं या कर सकते हैं। रेलवे का कभी भी कोई एग्जाम हो आपका, आप कोई क्लास कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं रेलवे का पैटर्न लगभग टीसीएस का पैटर्न है, वही एसएससी का पैटर्न है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का पैटर्न वही है, और एसएससी के सभी एग्जाम्स का पैटर्न। ये जो आपका एग्जाम है एसएससी पैटर्न, पैरामिलिट्री, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल के जो एग्जाम है आपके, और साथ में रेलवेज का, तो उसके लिए पैटर्न सेम होता है सब जगह, ओके। गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? क्या बोलोगे जी? गुरुवायूर एकादशी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक का? तो क्या बोलोगे? ये भैया जी केरल का है। गुरुवायूर एकादशी कहाँ का है? केरल का है। नंबर एक आपका यहाँ का त्योहार विशु। दूसरा आप बताएं क्या भैया होता है यहाँ पर? तिरुवातिरा। क्या बोलोगे? तिरुवातिरा उत्सव या तिरुवातिरे उत्सव जिसको हम कहते हैं, केरला का है। तेयम कहाँ का है? केरला का है। त्रिशूर पूर्णम कहाँ का है साथी? त्रिशूर पूर्णम भी बोलते हैं, त्रिशूर पूरम बोलूं कहाँ का है आपका? तो आप कहेंगे केरल का है जी, केरल का। आंध्र प्रदेश के एक एक उत्सव का नाम बताइए साथी। आंध्र प्रदेश का क्या बोलोगे? आपका लुम्बिनी। क्या बोलोगे? लुम्बिनी और विशाखा। क्या बोलोगे? लुम्बिनी और विशाखा उत्सव कहाँ के हैं? ये आपका आंध्र प्रदेश के हैं साथी। तमिलनाडु के उत्सव बताइए, क्या बोलोगे? वरुथनी एकादशी, देखो गुरुवायूर एकादशी पूछे तो केरल में, और वरथुनी एकादशी पूछे, क्या पूछे? वरथुनी एकादशी कहाँ का है? ये आपका तमिलनाडु का है। पोंगल यहाँ का सबसे चर्चित है, आप सारे साथी जानते होंगे। मुझे आप बताएं पोंगल कितने दिन मनाया जाता है? पोंगल कितने दिन मनाया जाता है? कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, कर्नाटक का कौन सा होगा आपका? भैंसा दौड़ जहां पर होती है कंबाला, और साथ में आपका वैरा मुडी होता है। वैरा मुडी भी या वैरा मुंडी भी कहते हैं, वैरा मुडी डांस कहाँ का है आपका? कर्नाटक का है जी। टुग्गी यक्षगान जो डांस है वो सब आप लोग जानते ही होंगे, आगे आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको हम बोलते हैं एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अपना कार्यारंभ किस वर्ष से किया? देखो एनएचएआई की स्थापना पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि एनएचएआई की स्थापना किस वर्ष हुई। तो स्थापना इसकी हुई है 1988 में, और इसने जो अपना कार्य शुरू किया है साथी 1995 से शुरू किया। मुझे बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बोलेंगे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी 1988 में जब इसको स्थापित किया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्या बोलोगे? वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथी? और बताना इसके वर्तमान मंत्री कौन है, यानी जो सड़क मंत्रालय है वो किसके पास है, वर्तमान में मंत्री कौन है। और इसका आदर्श वाक्य सीपीओ परीक्षा में पूछा गया आपका 2023 में ही।
आदर्श वाक्य क्या है आपका NHAI का? क्या बोलोगे? NHAI का आदर्श वाक्य क्या है? तो बताएंगे सारे साथी। हेडक्वार्टर बोलोगे भैया द्वारिका में है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? द्वारिका। द्वारिका नई दिल्ली में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। पहले अध्यक्ष कौन थे इसका जब 1988 में इसने आपका स्थापित किया गया? तो पहले अध्यक्ष थे इसका, क्या बोलोगे? योगेंद्र नारायण। कौन थे जी? योगेंद्र नारायण इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं आपका, तो संतोष कुमार जी हैं। कौन है? संतोष कुमार यादव जी कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्तमान मंत्री कौन है जी? नितिन गडकरी जी के पास ये मंत्रालय है, नितिन गडकरी, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। और आदर्श वाक्य क्या है? NHAI, आप भी किसी एक्सप्रेस वे पर जाएंगे तो आप भी देखेंगे NHAI सड़कें ही नहीं, क्या बोलोगे? NHAI सड़कें ही नहीं राष्ट्र निर्माण भी करता है। सड़कें ही नहीं राष्ट्र निर्माण भी करता है। ठीक है, राष्ट्र निर्माण भी करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो नो दिक्कत। आगे आएंगे। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? बोलेंगे जी एकमात्र, फटाफट से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिन्होंने एकमात्र है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इन चारों में से एक है। कौन है जी? दीप्ति शर्मा कह दूं? दीप्ति शर्मा जी भैया। इन्होंने लिए थे किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ, वर्सेस श्रीलंका। और 20 रन देकर के 6 विकेट लिए। कितने रन देकर के? 20 रन देकर के 6 विकेट रहे। ओवरऑल आप मुझे बता सकते हैं कि किसका रिकॉर्ड है सबसे कम रनों में सबसे ज्यादा विकेट का? रिकॉर्ड कौन सी महिला क्रिकेटर? बेस्ट फिगर की अगर मैं बात करूं आपसे, बेस्ट रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो एम माबेन है। ठीक है, एम माबेन। क्या रिकॉर्ड है इनका? इनका है 10 रन पर 6 विकेट का। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। एम माबेन किसके खिलाफ है? श्रीलंका के खिलाफ है। एक मीडियम पेसर है भारत की। ठीक है, T20 की अगर मैं बात करूं, T20 में झूलन गोस्वामी का, क्या बात करूंगा? T20 में झूलन गोस्वामी का एक रिकॉर्ड है साथी। कितने रन का? 11 रन पर 5 विकेट का। और ये खिलाफ है आपका ऑस्ट्रेलिया के। किसके? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है 11 रन पर 5 विकेट झूलन गोस्वामी। मुझे बताइए इंडिया या फिर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा विकेट किस महिला खिलाड़ी के हैं? सबसे ज्यादा विकेट टेकर कौन है? सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? बताएंगे जी। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं? तो आप कहेंगे, मैं अगर इंडिया की भी बात करूं आपसे या वर्ल्ड की भी बात करूं, तो तब भी क्या नाम आएगा? झूलन गोस्वामी नाम आएगा। बताइए जी इनके विकेटों की कुल संख्या कितनी है? झूलन गोस्वामी क्या बोलोगे? 255 विकेट हैं भैया। कितने? 255 विकेट हैं। और झूलन गोस्वामी का अन्य नाम मुझे बताइए, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलेंगे? कौन सी एक्सप्रेस है ये? मैं आपसे जानना चाहूंगा, खालिस्तान छोड़ करके झूलन गोस्वामी को हम कौन सी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? तो क्या बोलोगे भैया? नादिया एक्सप्रेस इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं? नादिया एक्सप्रेस इनको कहा जाता है। बहुत सारे साथियों का उत्तर आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत गजब। नादिया, नादिया, नादिया। बताएंगे जी, नाम दिखा दिया करो भाई जो बच्चे आंसर करते हैं। शहर का छोरा, गजब। केलू मेघवाल जी आपका भी उत्तर सही था। वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आएंगे। रम्मन नाट्य कला का संबंध किस राज्य से है? नाट्य कला का मतलब होता है कि नाटक के द्वारा कुछ प्रदर्शन करना, नाटक के द्वारा किसी पार्ट को प्ले करना, किसी आपका इवेंट को दिखाना, किसी घटना को जाहिर करना। तो ये रम्मन नाट्य कला का संबंध किससे है? अभी आपका पूछा गया दिल्ली पुलिस 2023 में भी। तो आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा या फिर हिमाचल प्रदेश? तो क्या बोलेंगे? रम्मन नाट्य कला भैया उत्तराखंड में। मुझे बताओ ये रम्मन नाट्य कला यूनेस्को में कब लिस्ट हुई थी? क्या बोलोगे? यूनेस्को में कब लिस्ट हुई थी? किसमें है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है आपका, जिसको हम इंटेंजिबल हेरिटेज साइट कहते हैं। तो कब, किस वर्ष में? तो 2009 में। सबसे पहला कौन है याद है ना? वैदिक जप की परंपरा 2008। थम्स अप करो, वैदिक जप को आप जानते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? यूनेस्को में हो गया। आंध्र प्रदेश की कोई कला, गोवा की दशावतार, अभी मैंने बताया उत्सव भी है, डांस भी है, वहाँ का एक नाट्य कला भी है दशावतार। ठीक है, दशावतार। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो करियाला नाट्य कला कहाँ की है? कौन सी कला? करियाला नाट्य कला।
कौन सी? करियाला नाट्य कला कहाँ की है? वो हिमाचल प्रदेश की है। एक नाट्य कला बताओ मुझे, गबरी नाट्य कला कहाँ की है? गबरी नाट्य कला का संबंध किस राज्य से है? गबरी नाट्य कला का संबंध बताएं एक बार। एक बताओ, भामा कल्पम कहाँ की है? भामा कल्पम नाट्य कला का संबंध किससे है? एक मुझे बताओ, ओटन थुलाल का संबंध किससे है? क्या बोलोगे? ओटन थुलाल एक आपका नाट्य कला है, इसका संबंध किससे है? भकुली बंका का संबंध किससे है? ये भी नाट्य कला है, भकुली बंका नाट्य कला। ठीक है, ये 8-10 चर्चित नाट्य कलाएं हैं देश की। तमाशा नाट्य कला है, तमाशा एक नृत्य भी है। और तेरुकुटु, क्या बोलोगे? तेरुकुटु कहाँ की है? बताएंगे। ये नाट्य कलाएं कहाँ कहाँ की हैं बताएंगे भाई फटाफट से, गजब तरीके से। तो गबरी कहाँ की है जी? भैया जी राजस्थान की होगी। भामा कल्पम कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। क्या बोलेंगे? भामा कल्पम आंध्र प्रदेश की है। ओटन थुलल कहाँ की है? क्या बोलोगे? केरल की। टेटे, टेटे कहाँ पर आता है? केरल में, केरल में ये हम बात करते हैं। भकूली बंका बिहार की है। तमाशा साथी आपका महाराष्ट्र, क्या बोलोगे? महाराष्ट्र। और तेरुकुटु कहाँ की? तमिलनाडु। क्या बोलोगे? तेरुकुटु कहाँ की होगी? तमिलनाडु की होगी, तमिलनाडु। कभी भी गलती नहीं करनी है, कभी भी गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे। जोगी मारा चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? बोलेंगे जी भैया आज हिंदी की क्लास होगी, उपसर्ग प्रत्यय शाम 6 बजे जरूर होगी। क्या बोलेंगे? जोगी मारा चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? सारे साथी उत्तर देंगे प्लीज, उसको देख लेना क्लास होगी नहीं होगी, यहाँ सिर्फ उत्तर देने आए क्लास में। प्लीज उत्तर देंगे सारे साथी, अन्य कोई बात नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? जोगी मारा चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? बोलेंगे भी फटाफट से। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से, या फिर बिहार से? तो जोगी मारा कहाँ की है? आपका छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की? जोगी को मारा भाई छत पर से, छत्तीसगढ़ की है। ठीक है। राजस्थान की आती है पिछवाई पेंटिंग। राजा के स्थान पर पीछे कोई ना कोई रहता है कि कैसे ही राजा हटे और मैं गद्दी पर बैठूं, पिछवाई, पीछे से। ठीक है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करूं, पटुआ चित्रकारी है। क्या है? पटुआ चित्रकारी कहाँ की है? पटुआ चित्रकारी ये आपका साथी पश्चिम बंगाल की है। और बिहार की अगर हम बात करें, मंजूषा। और एक चित्रकारी आप बताएंगे बिहार की कौन सी है मंजूषा के अलावा? तो क्या बोलेंगे? मंजूषा के अलावा अगर मैं बात करूं आपका भैया, एक होता है आपका मधुबनी चित्रकला। क्या बोलोगे? मधुबनी चित्रकला। क्या बोलोगे? मधुबनी चित्रकला। जहां को इस पर जाना जाता है इस चित्रकला के लिए, महासुंदरी देवी को, महासुंदरी देवी को। एसएससी इनकी बहुत एक किताब पूछता है साथी, आप अपने किनारे पर लिखिए कहीं, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है आपका। क्या बोलोगे? जो आपका महासुंदरी देवी, क्या बोलोगे? इनकी महासुंदरी देवी की एक कथा है, आप लोग बताएं मुझे। कितने साथी जानते होंगे जो प्रीवियस ईयर को करते होंगे, कई बार आपने देखा होगा। देखेंगे जी फटाफट से, मैं उत्तर देखना चाहूंगा आप सारे साथियों की तरफ से जब आगे चलेंगे। भैया तमाशा महाराष्ट्र, मैंने गलत लिख दिया क्या? तमाशा महाराष्ट्र में नहीं है, कहीं और लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, तमाशा को तमाशा ही लिख दिया, तमाशा महाराष्ट्र होगा भाई। 2 बार नहीं, तमाशा महाराष्ट्र, ये सब जानते हो, कई बार हमने पूछा। हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी, हार ला, ये तो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये लिखने की बात ही नहीं है आपकी, सारे के सारे इसमें लिख गए गुरुजी, 2 बार तमाशा लिख गया। अरे भाई तुम इस पर बढ़ो, तुम्हें पता है ना सबको कि तमाशा भैया महाराष्ट्र की है, ये पता होना चाहिए तुमको। अबे तुम तो यार, बताओगे आगे क्या बोलोगे? महारस, क्या बोलेंगे भैया? दिखाया किसी ने? दिखाओगे? मधुबनी, मिथिला, 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 मिथिला। ये तो भाई तुम इसका नाम बता रहे हो, मधुबनी तो इसको मिथिला इसको बोलते हैं, मधुबनी मिथिला इसको बोलते हैं। महासुंदरी देवी जानी जाती है, इनके लिए लिख लीजिए कहीं पर, रश कथा जाना जाता है इनका, रश कथा है एक। क्या बोलेंगे? रश कथा। ओके, अब मुझे तुम कुछ बता दो इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं सुरेती कहाँ की कला है? कौन सी? सुरेती कला कहाँ की है? सुरेती पेंटिंग्स कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ कला कहाँ की है? फड़ कला कहाँ की है आपका? और आपका एक मुगलू कला कहाँ की है? मुगलू कला कहाँ की है? मुगलू कला कहाँ की है? चौक पूर्णा कहाँ की है? चौक पूर्णा या चाक पूर्णा भी जिसको हम बोलते हैं,
ऐपन कला कहाँ की है? ऐप कहाँ पर नहीं चलता? मैंने आपको याद कराया था, ऐप कहाँ पर नहीं चलता। अल्प क्या है देश में? अल्पना। अल्पना कहाँ की कला है? बोलेंगे जी ये रंगोली की कला, ऐसे समझिए। तो सुरैती, फड़, मुगलू, तो सुरैती कहाँ की बोलेंगे जी? मध्य प्रदेश की। फण फैलाए कोई ना कोई कहाँ पर रहता? राजा के स्थान पर। मुंह को गला कौन कहेगा? मुंह को गला अंधा ही आदमी कहेगा कोई। अंधे से बनता है आंध्र प्रदेश। चौक पूर्णा बताओ भाई साथी सारे। उत्तर प्रदेश। ऐप कहाँ पर नहीं चलता? पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। और देश में अल्प क्या है? अल्प मतलब थोड़े क्या है, ये बताइए। क्या बोलेंगे? अल्पना कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है, बोलेंगे अभी फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे, गजब गजब तरीके से। क्या बोलेंगे भैया? सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह किसका है? तो सैरन किसका है? मंगल का है क्या? मंगल का है क्या? होमिया, शनि का है, या फिर प्लूटो का है? तो क्या बोलोगे? प्लूटो का है। किसका है? प्लूटो का। ये अगर बात करें प्लूटो का सबसे बड़ा, सॉरी, प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है ये? प्लूटो का भाई साहब, मेरे भाई, प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह यही है। सबसे बड़ा उपग्रह यही है। अच्छा शनि का बताइए मुझे, शनि का कौन सा उपग्रह? शनि का कौन सा उपग्रह आप जानते हैं जो लगातार पूछा जाता है? तो क्या बोलेंगे भैया जी? टाइटन पूछा जाता है, टाइटन। टाइटन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा उपग्रह भी वर्तमान में किसके हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह भी किसके हैं? शनि के। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस समय शनि के कितने उपग्रह हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए 145। कितना? 145। ठीक है। प्लूटो को हम क्या बोलते हैं? बौना ग्रह कहते हैं। तो क्या प्लूटो को बताना 9 ग्रहों में शामिल किया जाता है? यस और नो? यस और नो? भैया स्टैटिक जीके की क्लास एसएससी जीडी में कब होगी? कल से होगी साथी, सुबह 9:30 बजे एप्लीकेशन पर होगी। 9:30 बजे एप्लीकेशन पर, 9:30 से 11 होगी। 15 क्लास होनी है स्टैटिक जीके की। आपसे मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एग्जाम से पहले स्टैटिक जीके कराऊंगा, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो सुबह 9:30 बजे एप्लीकेशन पर स्टैटिक जीके की क्लास, जिन साथियों ने अवतार और अवतार 2.0 बैच से जुड़े हुए थे, तो उनके लिए क्लास होने वाली है, एप्लीकेशन में होगी भाई। ठीक है, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की, फटाफट से बताएंगे। बोलेंगे नो लिखा सारे साथियों ने, यानी कि वो क्या है? आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है, उसकी बैठक के द्वारा उसको 2006 में घोषणा करके 2008 में बाहर कर दिया गया। इसको क्योंकि वो क्या था? बाकी ग्रहों की कक्षाओं को काटता था। वेरी गुड, जसवीर यादव जी, बहुत ठीक उत्तर दिया साथी। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तीस्ता है क्या? सियांग है, टोन्स है, या फिर मानस है? तो क्या बोलेंगे? कौन सी सहायक नदी नहीं है? फटाफट से उत्तर आना चाहिए। बहुत सारे साथियों का उत्तर आया सियांग, कुछ का ए आया, कुछ का टोन्स आया, यानी अलग अलग उत्तर सारे साथी देते हुए। टोन्स वाले सारे सही हैं। क्या बोलोगे? टोन्स वाले सारे सही हैं। अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं साथी, ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ बहती है? भारत में बहती है आपका, और बांग्लादेश में बहती है आपका, बांग्लादेश में। इधर चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र में बहती है, तिब्बत वाले क्षेत्र में बहती है। ठीक है। और यहाँ जब ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? 2900 किलोमीटर लंबी है नदी। अरुणाचल प्रदेश, क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश से क्या होती है? इसकी एंट्री होती है। अरुणाचल प्रदेश से इसकी एंट्री होती है। अरुणाचल प्रदेश से क्या बोलोगे? असम में, असम में किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है। असम में ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है। और यही ब्रह्मपुत्र पर क्या प्रश्न पूछा जाता है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है भारत का? बताएंगे। ब्रह्मपुत्र पर ही सबसे बड़ा जो आपका रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका क्या नाम है साथी? क्या बोलोगे भैया जी? माजुली है। क्या है? माजुली है, असम पर ब्रह्मपुत्र नदी में। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? वो भी ब्रह्मपुत्र नदी में। सबसे छोटा जो नदी द्वीप है, वो उसका क्या नाम है? सबसे छोटे नदी द्वीप का, उसका नाम है आपका उमानंद। क्या, सॉरी, उमानंद। क्या बोलोगे? उमानंद। अमानंद लिख जाता है अभी। उमानंद। आप ऊपर चलो भाई साहब। उमानंद। क्या बोलेंगे? उमानंद द्वीप सबसे छोटा द्वीप है, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, टोन्स किसकी सहायक नदी है? ये आपका ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। बाकी तीस्ता, सियांग और मानस, क्या बोलोगे? ये सारी की सारी किसकी हैं? ये आपका सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं साथी? ब्रह्मपुत्र में अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड से यानी बाएं तरफ से जो मिलती हैं, लोहित नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मत भूलना। और एक आपका धनसिरी रिवर है, धनसिरी नदी। और ऐसे ही राइट साइड से यानी दाएं तरफ से जो मिलती हैं, उसमें कामेंग और सुबनसिरी को मत भूलना। कामेंग और सुबनसिरी, कामेंग और आपका सुबनसिरी रिवर को मत भूलना। ठीक है, मानस, हाँ मानस लिखी हुई है, सुबनसिरी मानस भी आपका राइट साइड से मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बता दिया। एसएससी आपसे पूछेगी सहायक नदियों के नाम, साथ ही आपको पता होना चाहिए। ये तो कम से कम आप लोगों को पता हो कि कामेंग किसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? सारे साथी थम्स अप करो जो संविधान की 12 अनुसूची किस में क्या है ये जानता है। तो क्या बोलेंगे भैया? अनुसूची क्या बोलोगे? आपका अनुसूची अब 5 में बताया गया है, क्या ये बात आप बोलोगे? नहीं जी, अनुसूची 5 में तो एससी और एसटी क्षेत्र का, एससी और एसटी क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उनके प्रशासन को बताया गया है। ठीक है, क्या भैया 6 में बताया गया है? क्या बोलोगे? नहीं जी, 6 में एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का, मिजोरम का जो प्रशासन की बात है वो यहाँ पर की गई है। ठीक है, किसमें? आपका 6 में बात की गई है। क्या 7 में बताया गया है? बोलोगे नहीं जी, 7 में भैया अनुसूचियां बताई गई हैं यानी केंद्र राज्य संबंध को बताया गया है। सेंटर स्टेट रिलेशन को किसमें बताया गया है? केंद्र राज्य संबंध में, जिसमें हम सूचियां पढ़ते हैं, संघ सूची। क्या आप मुझे बता सकते हैं संघ सूची में कितने विषय हैं? क्या सारे साथी मुझे बता सकते हैं संघ सूची में साथी कितने विषय हैं? आपका राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में कितने विषय हैं? और अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं बताएंगे जी। यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में विषयों की संख्या कितनी है? तो क्या बोलेंगे? बहुत सारे साथियों ने लिखा 97 + 30 यानी कि 100, में राइट मानूंगा इसको। राज्य सूची में भी कुछ साथी बताइए मुझको, राज्य सूची में भी कुछ साथी बताइए। बहुत बढ़िया भाई, 66 - 5 जिन्होंने इस तरह से लिखा है बहुत गजब है कि 5 घटा दिए गए। आपका अब कितने हैं वर्तमान में? 61 है। जिन साथियों ने लिखा 47 + 5, बहुत खूब, बहुत शानदार। अब विषयों की संख्या इसमें 52 है यानी कि 52 हो चुकी है। समवर्ती सूची को साथी हमने कहाँ से लिया हुआ बताया है भैया? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ बताया है। अनुसूची 8 में क्या बताई गई है? राजभाषाएं बताई गई हैं। अच्छा बताइए कुल भाषाएं कितनी हैं? कुल भाषाएं साथी कितनी हैं आपसे मैं जानना चाहूं तो कुल भाषाएं आप कहेंगे भैया जी कुल भाषाएं हैं हमारी कितनी? 22 हैं। कितनी हैं? जबकि मूल संविधान में कुल भाषाएं कितनी थी? मूल संविधान में क्या बोलोगे? आपका मूल संविधान में तो भैया जी 14 ही थी। ठीक है, 8 बाद में जुड़ी। कौन कौन सी? सिंधी बाद में जुड़ी आपका, और आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी बाद में जुड़ी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ये बाद में जुड़ी। तो ये 8 बाद में जुड़ी हैं। ठीक है, ये 8 कब जुड़ी हैं? ये बाद में जुड़ी हैं आपसे। अच्छा भैया मुझे बता दो एक बार, ये तो हुए 5 6 7 8। अब मुझे बताओ शेड्यूल यानी कि शेड्यूल 9th में क्या बताया गया है? 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 11वीं अनुसूची में साथी क्या है? और 12वीं अनुसूची में क्या है? 5 6 7 8 की बात हमने अभी कर ली। 5 में मैंने बताया एससी एसटी प्रशासन, 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 7 में केंद्र राज्य संबंध, 8 में भाषा बता दी, 9वें में क्या है? आपका लैंड रिफॉर्म है, भूमि सुधार की बात किसमें की गई है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं किसके लिए है साथी? दल बदल के लिए है। क्या बोलोगे? दल बदल के लिए है आपका। और आपका ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी बताएंगे? ये जोड़ी गई है पहला संविधान संशोधन से। क्या बोलोगे? पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में। पहला संविधान संशोधन से इसको क्या बोलोगे? पहले संविधान, सॉरी संशोधन आएगा, संशोधन ही, पहले संविधान, पहले संविधान संशोधन से, पहले संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। 10वीं दल बदल में। 11वीं बताइए भैया नगर पंचायत के लिए है, 11वीं नगर पंचायत के लिए है आपको। और 12वीं है नगर पालिका के लिए। ठीक है, नगर पालिका के लिए, किसके लिए? 12वीं नगर पालिका के लिए है। ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी गलती ना करें।
तो 5 से लेकर के 12 हो गई। अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी भी कम से कम बता ही दो फिर। क्या बोलेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अनुसूची में क्या है? तो फर्स्ट में बताइए आपका, पहली में क्या है साथी? सेकंड में बताइए क्या होगा? थर्ड में क्या होगा? जो जानते हैं उसको सोच लीजिए। या चौथी में क्या होगा? तो पहली अनुसूची की बात करूं तो क्या बताया गया है? भारतीय संघ और राज्य को बताया गया है। भारत राज्यों का संघ एवं क्षेत्र होगा। भारतीय संघ और राज्य की बात की गई है। दूसरे की मैं बात करता हूं आपसे, दूसरे में क्या बताया गया है? जो हमारे देश में पदाधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे उनके बारे में बात की गई है। पदाधिकारियों के बारे में क्या बात की गई है जी? उनके जो वेतन होंगे, मतलब जो उनको सैलरी मिलेंगी, जो भत्ते होंगे। तीसरे में क्या बात की गई है? थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, अगर बात करें तीसरे में जो अधिकारी हैं उनकी शपथ की बात की गई है। चौथे में आपका राज्य एवं संघ क्षेत्रों में, राज्य एवं संघ क्षेत्रों में आपका, क्षेत्रों में जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, आरएस फोर राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है उसकी बात की गई है। राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है उसकी साथ ही बात की गई है। किसमें? चौथी में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आगे आएंगे। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? डोगरी, डोगरी भाषा बोलेंगे किस भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर प्रांत में, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, या फिर नागालैंड में? तो क्या बोलेंगे? डोगरी कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। नागालैंड की साथ ही अंग्रेजी मत भूलना, इसकी राजकीय भाषा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी बोली जाती है अंग्रेजी, और कहां पर? नागालैंड में। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि आप लोग डोगरी को कब जोड़ा गया था? डोगरी भाषा कब जोड़ी गई? बहुत शानदार तरीके से बताएं। डोगरी को कब जोड़ा गया भाई? कब जोड़ा गया था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसको बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। ये कब जोड़ी गई सारी की सारी? 2003 वालों गजब कर दिया भाई। 2003 में ये जोड़ी गई हैं। कब? ये चारों 2003 में जोड़ी गई हैं। उससे पहले भाषाएं 18 थी, तभी इन चार को जोड़ करके क्या बनी भाषाएं? हमारी टोटल 22 भाषाएं बनी। कभी गलती नहीं करनी है। अच्छा, मुझे बताइए आप, कन्नड़ कहाँ पर बोली जाती है? कन्नड़ भारत के किस स्टेट में बोली जाती है? मीजो भारत के किस स्टेट में बोली जाती है? मीजो। तीसरा आप मुझे बताएं, कोक बोरोक भारत के किस स्टेट में बोली जाती है? कोक बोरोक भाषा ये कहाँ पर बोली जाती है? चौथा आप साथी बताएं, कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है? जैसे हम बोलते हैं ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो मणिपुरी तो समझ में आता, मणिपुर में बोली जाती है। तो कन्नड़ कहाँ की है मित्र? कर्नाटक की है। क्या बोलोगे? कन्नड़ कहाँ की है भाई? कर्नाटक की है। मिजोरम कहाँ की है साथी? आपका मिजोरम, आपका मीजो कहाँ की है? वो मिजोरम की है। कोक बोरोक भाई कहाँ की है? त्रिपुरा की है। कभी गलती नहीं करनी। कोकड़ी कहाँ की है भाई? कोकड़ी आपका गोवा में बोली जाती है। कहाँ पर? गोवा में बोली जाती है। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट है जी, क्या बोलोगे? गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन किसी एक ही राइटर ने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, या फिर आपका कालिदास होंगे, या फिर निराला ने लिखी है। क्या बोलोगे जी? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है क्या? नहीं भैया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है काबुली वाला। काबुली वाला को लिखा है, ठीक है। काबुली वाला, चोखेर वाली पूछ ली जाती है, क्या नहीं की है? काबुली वाली नहीं, काबुली वाला, वाली ध्यान आ रही है। गल्प गुच्छा, क्या बोलोगे? गल्प गुच्छा कहाँ की, किसकी है? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। क्या बोलोगे? गल्प गुच्छा ये किसकी है भाई? बोलो फटाफट से। गल्प गुच्छा ये रविंद्रनाथ टैगोर की है, ठीक है। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं गबन और गोदान। एक एक रचना आप बताओ भाई मुंशी प्रेमचंद जी की जो जानते हैं। एग्जाम में अब देखो हिंदी के राइटर पूछने लग गया है, जीएस के पार्ट में, तो आपको पता होने चाहिए। ईदगाह पूछ ले, कफन पूछ ले, निर्मला पूछ ले, निर्मला पूछ ले, रंग भूमि पूछ ले, कर्म भूमि पूछ ले, क्या? रंग भूमि, कर्म भूमि पूछ ले। जो साथी हिंदी के लेखकों को पढ़ते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। कर्म भूमि हो गई। एक आपका नमक का दरोगा, क्या बोलोगे? नमक का दारोगा। एक आपका आनंदी की कहानी, जिसको हम बोलते हैं बड़े घर की बेटी, क्या बोलोगे? बड़े घर की बेटी। पूस की रात, क्या बोलोगे? पूस की रात किसकी कहानी है? बहुत फेमस राइटर्स को ही पूछता है, ऐसे नहीं कभी हिंदी साहित्य पढ़ने लग जाओ। रंगभूमि लिख लिया हमने, कर्म भूमि लिख लिया। सेवा सदन,
सेवा सदन आपका शतरंज के खिलाड़ी, क्या बोलोगे, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी रचनाएं हैं, ये बहुत चर्चित रचनाएं हैं साथी, किसकी, आपका क्या बोलेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की। अच्छा जी महाकवि कालिदास जी की सब रचनाएं जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी है, आपका राम की शक्ति पूजा। तो एक बार और हो जाए, बोलो बोलो भैया, सियावर रामचंद्र की जय। क्या बोलोगे आप, राम की शक्ति पूजा, ये किसकी है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, गजब तरीके से। दो बैलों की जोड़ी भी सर मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, भाई का नाम दिखा दो, अखिलेश गैरोला जी। आपको टॉपर ऑफ द क्लास आज का घोषित करते हैं कि आप एक फोकस के साथ में कुछ सोच पाते हैं। बाकी कुछ बच्चे तो अपना भविष्य बिगाड़ने के लिए कुछ और बातों में लगे रहते हैं, आप उस लीक से हटके हैं, उम्मीद करूंगा आप जल्दी से जल्दी सफल हों। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। भाई मैंने आपको बताया मगध पर कितने वंश हुए, मगध पर आपका बृहद्रथ संस्थापक है मगध का। आज ही मैंने इतिहास में आपको बताया कि बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति ने, बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति ने मगध की स्थापना की, उस पर हर्यक वंश आया। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था साथी, कौन था, बिंबिसार था। फिर उस पर शिशुनाग वंश आया जिसका संस्थापक शिशुनाग था, और उसके बाद में फिर आया आपका नंद वंश जिसका संस्थापक था महापदम नंद, कौन, महापदम नंद। और फिर आया आपका कौन, मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसी वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ को मारा किसने, मारा इस बृहद्रथ को, ये मारा भाई आपका पुष्यमित्र शुंग ने। तो बृहद्रथ का खात्मा करके पुष्यमित्र शुंग ने कौन से वंश की स्थापना की थी, बताएं, शुंग वंश की नींव डाली। और यही शुंग वंश है जिसको हम क्या कहते हैं, आपका वैदिक काल का, क्या बोलेंगे, वैदिक, क्या बताया था मैंने आपको, वैदिक काल का पुनर्संस्थापक इसको कहा जाता है, वैदिक काल का। क्योंकि जो देश हमारा दोस्त बौद्धिज्म और आपका जैनिज्म की तरफ जा रहा था, और सभी राजा उसको प्रश्रय देने लगे थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को, तो महान अशोक जिसको आप कहते हैं उन्होंने आपका किसको, बौद्ध धर्म को। तो इसके बाद में फिर पुष्यमित्र शुंग आया और इस वैदिक धर्म को, इस हिंदू धर्म को बचाने का प्रयास किया, और क्या बोलेंगे, इसीलिए उनको कहा गया वैदिक काल का पुनर्संस्थापक। और ब्राह्मण साम्राज्य की नींव किसने रखी, क्या बोलोगे, ब्राह्मण साम्राज्य की नींव, भारत पर पूछता ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखने वाला कौन है, तो वो कौन है, आपके पुष्यमित्र शुंग हैं, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन से महान व्यक्ति रहते थे, इन्हीं के दरबारी थे भाई महाकवि पतंजलि। पतंजलि, और जिन्होंने पतंजलि की पुस्तकें बताई कौन कौन सी हैं, पतंजलि ने लिखा है योग शास्त्र बुक को, योग शास्त्र बुक को लिखा। आपका ऐसा नहीं है कि योग नहीं था, योग पहले से था एक दर्शन के रूप में भारत में, लेकिन उसको पंक्तिबद्ध इन्होंने किया पतंजलि ने। एक महाभाष्य, महाभाष्य इन्होंने लिखा, आपका जैसे जो पाणिनि थे उन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी, उसी अष्टाध्यायी के अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर के इन्होंने महाभाष्य लिखा, ठीक है। एक पुष्यमित्र शुंग से पूछा जाता है भरहूत स्तूप, भरहूत स्तूप किस राज्य में है, बताएं, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था साथी, आपका एमपी में। अशोक के स्तूपों को तुड़वा करके भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया, पुष्यमित्र शुंग ने कराया। कभी गलती नहीं करनी है, कभी भी गलती नहीं करनी। आगे आ जाओ। रिक्त स्थान एक खाता वह खाता होता है जो एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में रखा जाता है, आमतौर में उस देश की मुद्रा में। जैसे आसान से शब्दों में समझिए, इसको बोलते हैं जैसे इंडिया का कोई बैंक है, कोई इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ने किसी ने खाता खोला कहाँ पर, यूएस में, कहाँ पर, यूएस में। तो किस यूएस की मुद्रा कौन सी है बताएं, तो यहाँ पर उसको कुछ जो मुद्रा है वो डॉलर में रखता है। अब समझिए भाषा को, एक खाता वह खाता है जो एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में, विदेश क्या है, यूएस में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उसी देश की मुद्रा में, यूएस की मुद्रा क्या है तो डॉलर में रखा जाता है। इस तरह के खाते को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रो। नोस्ट्रो दरअसल में एक लैटिन वर्ड है साथी, क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारा। भाई हमने पैसा जमा किया कहाँ पर, हमने पैसा किया अमेरिका में, तो ये किसका पैसा हुआ बताना जरा, ये किसका पैसा हुआ, बोलेंगे आप, क्या बोलोगे, नोस्ट्रो, यानी कि ये हमारा पैसा है। तो नोस्ट्रो का मतलब ही होता है हमारा।
तो ये यूएस का बैंक क्या कहेगा, ये इसी खाते को कहेगा इंडिया के संदर्भ में वोस्ट्रो। क्या बोलेगा, वोस्ट्रो। ये कहेगा हाँ जी आपका। तो वोस्ट्रो का मतलब होता है आपका। किसका पैसा, हमारा। यूएस के संदर्भ में किसका पैसा, यूएस थोड़ी कह देगा हमारा पैसा है, क्या बोलेगा, आपका पैसा। तो वोस्ट्रो होता है उसी खाते का रिवर्सिबल उस कंट्री के सापेक्ष। हम क्या बोलेंगे उसको, नोस्ट्रो अकाउंट, और अमेरिका क्या बोलेगा उसको, वोस्ट्रो अकाउंट। किसी भी देश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में, किसी भी देश में खोले, लेकिन उसमें जो पैसा रखा जाएगा वो करेंसी क्या होगी, उसी देश की होगी। बात का एक बार बताएं थम्स अप करके कि बात समझ में आई। साथी यार रोए ना प्लीज, रोए ना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। क्लास में पढ़ने आओ, रोने मत आओ कोई भी। मेरा ये बैच नहीं चल रहा, मेरा वो एप्लीकेशन है, उसके लिए कॉलिंग टीम है, रिक्वेस्टिंग टू यू, यहाँ पर सिर्फ पढ़े। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे बताएंगे जी। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ए और बी, यानी कि दोनों तरह की होती है या कोई भी नहीं होती, मतलब कि इनमें से कोई सी भी नहीं होगी, बताएंगे जी। तो कौन सी तरंगे होती हैं, गजब तरीके से उत्तर आना चाहिए। बी सी, कुछ साथियों का बी कुछ का सी आ रहा है। तो जिनका उत्तर आया आपका ए और बी दोनों, यानी अनुदैर्घ्य भी कह रहे हैं, नहीं सॉरी, बी और सी कह रहे हैं, हाँ बी और सी कह रहे हैं, यानी कुछ साथी आपका ए और बी दोनों यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों बता रहे हैं, लेकिन आप गलत है, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। देखो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं, जो कण की गति होती है, कण की गति होती है आपका, जो भी पार्टिकल्स है उनका जो मूवमेंट है वो आपका ऊर्जा की गति के समकोण पर होगी। किस पर होगी, ऊर्जा यानी जो एनर्जी है ऊर्जा की गति के समकोण पर होंगे, यानी कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। समकोण कितना होता है, 90 अंश होता है। और साथ ही अगर अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण होता है ध्वनि तरंगे। क्या होती है, ध्वनि तरंगे। क्योंकि देखो अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होगा, जो ध्वनि के कण हैं वो ऊर्जा के कणों के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो अगर समानांतर है तो अनुदैर्घ्य, और यदि समकोण पर है, समकोण बोले तो 90 डिग्री पर है, तो क्या होगा आपका, तो अनुप्रस्थ होगा, ट्रांसवर्स होगा, ठीक है, ये याद रखना है। आगे, रिक्त स्थान का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को, कि आंखों के अंदर भी दाब पड़ता है, आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर होता है क्या, ओडोमीटर किस लिए प्रयोग होता है, वाहन, क्या बोलोगे, वाहन की जो दूरी चली गई है, वाहन कितनी दूरी चला है ये। विस्कोमीटर किसको नापता है, आपका किसी भी लिक्विड की श्यानता को, यानी कि आपका अगर मैं बात करूं किसी तरल पदार्थ की श्यानता को नापता है। अगर मैं बोलूं विस्कोसिटी जो होती है लिक्विड की उसको मापता है। टोनोमीटर बोल दें क्या, जी भैया, टोनोमीटर आंख के अंदर दबाव को नापेगा, और मेक मीटर नापेगा ध्वनि की गति। किसकी गति, ध्वनि की गति कौन मापेगा, वो आपका मेक मीटर मापता है। ऐसा ही एक मीटर होता है एनीमोमीटर, बताएं जी। एनीमोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, एनीमोमीटर आप कहेंगे साथी हवा की गति को मापेगा। किसको, हवा की गति को भैया जी मापता है, ठीक है। अगर दूसरा मैं आपसे पूछूं फेदोमीटर, फेदोमीटर किस गहराई को नापता है, बताएंगे। तो फेदोमीटर आपका समुद्र की गहराई को मापता है। किसको, समुद्र की गहराई को मापता है। फेदोमीटर किसको मापता है, समुद्र की गहराई को मापता है। अल्टीमीटर किसको मापता है, अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई को, क्या बोलोगे, विमान की ऊंचाई को मापता है, कि विमान कितना ऊंचा उड़ रहा है, कोई भी हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ रहा है, ठीक है। आगे 29 दिसंबर 2023 के सूचना अनुसार भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा। आजकल बहुत चर्चित है एआई, तो बताइए एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको। तो हिंदी में उसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसको हम बोलेंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ ही हम कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसको कहेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शहर कहाँ पर बसाया जाएगा। बहुत सारे साथियों का उत्तर बी, बहुत सारे साथियों का उत्तर लखनऊ लिख कर दे रहे हैं। बहुत ठीक आंसर है लखनऊ। भाई आंसर ऐसे दिया करो 17 का ए, ताकि पता चले आप सही देते हैं बी, और मैं आपको उसको गलत संदर्भ में पढ़ता है समझता हूँ। तो लखनऊ में ही क्या बोलेंगे, अभी पहले घोषणा हुई थी पहला पशु शवदाह गृह, यानी कि पशुओं को भी अब क्या पशुओं के शवदाह के लिए शवदाह जो गृह बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, लखनऊ में बनेगा। हैदराबाद की अगर हम बात करें, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज केंद्र बनने वाला है यहाँ पर। भारत का पहला, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको बहुत, भारत का पहला
कृषि डेटा एक्सचेंज केंद्र, क्या बोलोगे? भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज केंद्र कहाँ पर, या एक्सचेंज सेंटर कहाँ पर बनने वाला है? तो क्या बोलेंगे? वो हैदराबाद में बनने वाला है, ये गलती नहीं करनी है। ओके, तो लखनऊ में बनेगा, 40 एकड़ में बनेगा। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है बोलेंगे जी? तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह, अयाना मैकलीन, बलवीर सिंह और अमनप्रीत सिंह। क्या बोलेंगे किसको? अभी हाल ही में, क्या बोलेंगे भैया? हार्दिक सिंह को। किसको? हार्दिक सिंह को आपका मेल कैटेगरी में, किसमें? मेल कैटेगरी में आपका। वहीं फीमेल कैटेगरी में किसको? फीमेल कैटेगरी में 2023 के लिए आपका, 2023 को नीदरलैंड की जेन डेन वार्ड को, किसको? जेन डेन वार्ड, जो आपका कहाँ की? नीदरलैंड की है। कहाँ की? नीदरलैंड की है, ठीक है। क्या वो, सॉरी गलत लिखा, नीदरलैंड की है। कहाँ की है? नीदरलैंड की है। बेस्ट गोलकीपर, क्या बोलोगे? बेस्ट गोलकीपर अवार्ड किसको दिया गया? क्या बोलेंगे? बेस्ट गोलकीपर, गोलकीपर FIH 2023 क्या बोलोगे? सविता पूनिया इंडिया। क्या बोलोगे? सविता पूनिया, सविता पूनिया जो कहाँ की? आपका भारत की है। और इंडिया की जो फीमेल टीम है उसकी ये कैप्टन भी है। इंडिया की जो फीमेल टीम है उसकी ये कैप्टन भी है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 में किस देश की एनजीओ, एनजीओ बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो सम्मानित किया गया? सीरिया, अफगानिस्तान, इजराइल या फिर ब्राजील की? तो क्या बोलेंगे भैया? इजराइल की। कहाँ की? इजराइल की। ये बात याद रखेंगे। कहाँ पर? नहीं इजराइल, अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान सही होगा भाई, अफगानिस्तान, इजराइल नहीं। अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता के लिए, क्योंकि भारत की जो रैंकिंग आई थी इसमें भारत को रखा गया था किस पे? 135 पे रखा गया था। किसमें? जो ग्लोबल जेंडर गैप आया था, ग्लोबल जेंडर गैप जो आया था, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की स्थिति क्या थी? भारत की जो स्थिति है वो 135वीं थी। ये भी बात आपको याद रख लेनी है। और अगर मैं बात करूं पहली स्थिति किसकी थी? पहले पर इसमें आया था आपका आइसलैंड की। क्या बोलोगे? आइसलैंड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लैंगिक समानता पुरुष सूचकांक की बात कर रहा हूं, ठीक है। कितने देशों में ये लॉन्च हुआ था? 146 देशों में, 146 देशों की गिनती हुई थी। और जो ये ग्लोबल जेंडर गैप होता है इसको बोलते हैं कई बार ग्लोबल जेंडर गैप। तो कितने जी हो गए? तो इसको कई बार G3 इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा ना हो G3 इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है और आप गलत करके आ जाएं। कभी सोचो G3 क्या है? तो G3 क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप, यानी कि आपका लैंगिक समानता जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कितनी है? 135 है। ओके साथी, आगे आते हैं। कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू करेगी? और एक छोटी सी बात थी भाई, मैं कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कई बार देखता हूँ मैं वीडियोस, तो क्या बहुत सारे लोग तो टीचर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। आप स्टूडेंट है भाई, प्लीज मुझे उस तरह के कंपैरिजन में मत शामिल करना किसी के, या कभी शामिल भी करो ना तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ। आप किसी भी आज, पिछले, कल या भविष्य में किसी भी टीचर से मेरा कंपैरिजन करोगे, मैं उसमें सबसे निम्नतम स्तर पर हूँ, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ। प्लीज मत करो, नहीं लगता अच्छा कि बच्चे उसमें अपनी राय दे रहे हैं, हालांकि वो इग्नोरेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन सब चीज़ों में शामिल मत होना। अध्यापक कुछ भी बोले, किसी टीचर ने बोला कि जीएस के प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं होता, तो वहाँ बच्चे जाके ये कह रहे हैं कि भैया प्रैक्टिस सेट हम तो करते हैं, क्या हम छोड़ दें? भाई आपको अगर विश्वास है प्रैक्टिस सेट आप जुड़े हैं, तो एटलीस्ट परीक्षा दे के देखिए, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और अगर आपको यही है कि राय मानते हुए रायचंद बन के रोज राय बदलनी है आपको अपनी, तो भाई आप ऐसे भटकते रहोगे। तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ और एक मेरा कर्तव्य निर्वहन ये बनता है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं साथी। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसे जीएस के प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं होता, और बहुत सम्मानित टीचर इस बात को बोल रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो हमेशा रेस्पेक्ट करता हूँ सभी लोगों की और हमेशा करता रहूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि शायद आपको मेरी क्लास कर लेनी चाहिए और उस परीक्षा में बैठ जाना चाहिए, तब आपको शायद ये पता चले कि उसकी क्लास होती है, उस क्लास का फायदा होता है नहीं होता है। यहाँ बच्चे कमाए गए हैं जीएस की मेहनत करके, प्रैक्टिस सेट करके। ये यूं ही नहीं चलाया गया सिंगल टिप। जिस दिन पेन पकड़ा उस दिन मैंने बोला मैं जीएस में मेहनत करूंगा तो सबको करनी पड़ेगी,
सबको करनी पड़ेगी, मतलब पूरी यूट्यूब के हर टीचर को पेन चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं प्रश्न लेकर आंसर टिक किया और चल दिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हर विषय के लिए हमने बदला है, और भी मेहनत भाई साहब आपको करनी पड़ेगी इन बच्चों के साथ में। प्रश्न और आंसर टिक करने से बात नहीं बनेगी, वो बच्चों का समय खराब करना। हम यहाँ 1 घंटे में उस क्वालिटी के लिए काम करते हैं, वो जिंदाबाद थी, क्वालिटी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। ठीक है, आगे आए। क्या बोलेंगे, कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 शुरू करेगी? तो कौन सी शुरू कर रही है? क्या बोलेंगे, बिहार। बिहार क्या बोलोगे, किसके द्वारा? बिहार पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया है साथी। किसके द्वारा? बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अभी बिहार में आपका शुरू किया गया मिशन दक्ष। क्या बोलोगे? मिशन दक्ष स्कूली बच्चों के प्रोग्राम के लिए। क्या बोलोगे? स्कूली बच्चों के प्रोग्राम के लिए। क्या बोलेंगे? स्कूली बच्चों के प्रोग्राम के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए। और एक और बात अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, स्कूली बच्चों के लिए एक रबी महाभियान। क्या बोलोगे? रबी महाभियान। रबी महाभियान शुरू किया गया है आपका, कहाँ पर? ये बिहार में शुरू किया गया है, बिहार में शुरू किया गया है। और वैशाली लोकतंत्र महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? वैशाली लोकतंत्र महोत्सव, वैशाली लोकतंत्र महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? ये बिहार में शुरू किया गया है। किसी ने ये बोला संदीप सर वो रीजनिंग का सेट कराते हैं, किसी ने बोला 2.5 घंटे में आप 55 क्वेश्चन करा रहे हो, तो क्यों कर रहे हो वो 55 क्वेश्चन 2.5 घंटे? भाई एक बात बताओ आप मुझे, इतना बौद्धिक तरीके से सोचो कि 2.5 घंटे में अगर ना कराए 55 क्वेश्चन, क्यों ये आपसे बोले मैं 1 घंटे में करा रहा हूँ आपको, बड़ी बात ये नहीं है। प्रश्नों का चुनाव कैसा है उस बात का इम्पैक्ट है। अब ऐसे मैं आपको मान के चलिए मैं आपको 37 क्वेश्चन कराता हूँ हिंदी के, हिंदी के 37 क्वेश्चन कराता हूँ। अगर 55 क्वेश्चन में 1 घंटा लगना है तो हिंदी के 37 क्वेश्चन में 10 मिनट में सेट करा के चला जाऊँ आपको। हिंदी का कुछ सिखाऊं ना क्या मैं तुमको? तुमको समय ना दूं क्या उस चीज़ का? कोई अर्थ है इन बातों का? तो आप उनके साथ बने रहिए। आपकी किसी एक बात से कोई आदमी टेंस हो सकता है, कोई परेशान हो सकता है। कोई भी 2.5 घंटे पढ़ा रहा है तो आपके लिए पढ़ा रहा है। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि जिन्होंने यूट्यूब पे आके कतराया। मैंने लोगों को चैप्टर के लिए आपका कोर्स बेचते देखा है। सब्जेक्ट तो छोड़िए, भर्ती तो छोड़िए, चैप्टर के लिए कोर्स। चैप्टर के लिए कौन कोर्स बेचता है भाई? एक चैप्टर के लिए बेच दिया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए कोर्स बेच दिया। यहाँ अब कितने साल हो गए RWA के चलते हुए, बच्चे की डिमांड पर पहली बार ऐसा हुआ कि मैथ का और रीजनिंग का एक स्पेशल कोर्स अब आने जा रहा है। उससे ज़्यादा फ्री पढ़ा है RWA ने, यूट्यूब पर पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ना है? कंप्लीट हिंदी पढ़नी है, मिल जाएगी। GS का कोई पार्ट पढ़ना है कंप्लीट, मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट पढ़नी यूट्यूब पे फ्री मिल जाए। किसी बच्चे को हम ये कहते हैं कि हमारा बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे मतलब बच्चों को गुमराह ना करो। बच्चा है, वो भटक सकता है, और भटकेगा, कल को भटका तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ही होंगे। तो अध्यापक एटलीस्ट इतना ना करे। कोई भी अध्यापक हो कि हमारे पास बच्चा है, किसी के पास ज़्यादा है, वो कैसे आएगा वहाँ से, तो नेगेटिविटी फैला के आएगा। इस तरह की नीति पे मत चलो भाई, शोभा नहीं देता। बिहार के बाद जातिगत आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य। भाई पहला तो बिहार था। ये आपका साथी होमवर्क है, उम्मीद करूंगा सारे साथी आंसर करेंगे और बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। और हम हर रोज अब मिल रहे हैं, मैंने आपसे कहा था 25 के बाद में 10 जो सेट होने वाले हैं, सेट हमारा 25 हो जाएगा, यानी जो 26वां सेट होगा हमारा, उससे लेकर के आपका साथी जो होगा 26 सेट से लेकर के यानी कि 35 सेट तक, या ऐसा भी हो सकता है हम उसको सेट 1 नाम दे दें। ये 10 एडवांस सेट होंगे और बहुत मेहनत के सेट होंगे, और आपकी परीक्षा में 4 चांद ये लगाएंगे। आप देखेंगे इस बात को खुद, ये आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल।